शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल आज बड़े ही हर्ष के साथ आपको जानकारी देते हुए अच्छा लग रहा है, आनंद लग की अनुभूति हो रही है कि आज हमारा कार्यक्रम 19 वर्ष की अनवरत यात्रा पूरी करते हुए अब 20वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। 15 अगस्त 2023 को हम 20वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। जब ये एपिसोड आपके सामने आएगा, अर्थात 20 तारीख को, तो हम 20वें वर्ष में प्रवेश कर चुके होंगे। यह सब आपके प्यार और आशीर्वाद और सहयोग की वजह से ही ये एक काव्य अनुष्ठान इतने समय से चल रहा है। आज हमारे बीच में पुराने साथी हमारे साथ हैं और सतमौला कवियों की चौपाल में डॉक्टर कीर्ति काले, जो देश की नहीं बल्कि विश्व विख्यात कवित्री हैं, वो तो हमारे साथ हैं ही। साथ ही हमारे बीच में हमारे टीवी शो पर सतमौला कवियों चौपाल में 2004 में जिन्होंने काव्य पाठ किया था, देश के सुप्रसिद्ध हास्य कवि राकेश सोनी जी भी हमारे साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं। देश के सुप्रसिद्ध कवि और लापतागंज, जो शरद जोशी जी की कृतियों पर आधारित कहानियों का एक नाट्य रूपांतर हुआ करता था, उसमें मुख्य पात्र को अभिनीत भी आपने किया। उनका नाम होता है आरपी शर्मा। हमारे मध्य उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद और आप जिनका विषय है समाजशास्त्र। आप अनेक साहित्यकारों के आप प्रेरणा स्रोत हैं, साहित्यकारों के आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और देश के मूर्धन्य विद्वान साहित्यकार हैं। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर संजीव शर्मा जी। आप पूर्व में कुलपति रहे हैं महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी मोतीहार के, और हमारे बीच में उपस्थित हैं देश में पहली संभवतः फिल्म आई थी चंद्रावल, जिसने हरियाणवी फिल्मों को स्थापित किया। उसके बाद फिर रिक्तता आ गई, उसको पूरा रिक्तता को भरने का जो काम किया वो किया देश के सुप्रसिद्ध युवा निर्माता, निर्देशक और अभिनेता हरिओम कौशिक।
हरिओम कौशिक जी को आपने कई फिल्मों में देखा, मेवात वेब सीरीज में देखा, फौजा वेब सीरीज में देखा, और एक फिल्म और आ रही है, अभी टीजर दिखाया था हरिओम भाई ने, ओपरी हवा हॉरर। और अब मेवात फिल्म का इसलिए भी चर्चा करने जरूरत हो जाती है क्योंकि अभी नुहू मेवात काफ़ी चर्चा में रहा, और मेवात जैसे विषय को फिल्म वाले छूने से भी उनको लगता था कि हमें कुष्ठ रोग हो जाएगा। उस कुष्ठ रोग को पकड़ा, उसका निवारण किया मेवात जैसी फिल्मों से। हो सकता है कि अगर क्या नाम जांच की आँच हरिओम पे भी आ सकती है कि नहीं नुहू में जो हुआ तो मेवाती। लेकिन खैर, जब जुबेर यूट्यूबर के आज के जो ज़माने में जो आज सही बात है कि अब कई आईपीसी की कई धाराएं समाप्त हो चुकी हों और देश में ऐसा शासन हो, तो अब अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं होता। इसलिए हरिओम आप आगे बढ़ो, हमारा आपकी शुभकामनाएं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर कीर्ति काले अपने आप में विलक्षण कवित्री हैं और जिनको सुनना हम प्रारंभ करें तो फिर उसका कोई अंत नहीं होता। और मैं एक ऐसे गीत की तरफ मैं उनको ले जाना चाहता हूँ। गीत क्या कहूँ कि अभी तक आपने अगर जीवन के आपने कई रंग देखे होंगे डॉक्टर कीर्ति काले के कवित्व में, एक मैं बेहतरीन एक गज़ल के लिए डॉक्टर कीर्ति काले की बात कर रहा हूँ, ले जाना चाहता हूँ। और ये संचालक का कर्तव्य निर्वहन करना होता है कि कवि कुछ और सुनाना चाहता है और संचालक उससे और कुछ सुनवाना चाहता है क्योंकि संचालक प्रतिनिधि करता है दर्शकों का। तो मैं दर्शकों की मांग पर मैं एक गज़ल के लिए, उम्दा गज़ल के लिए डॉक्टर कीर्ति काले का आह्वान करता हूँ। जोरदार ताली। एक गज़ल के कुछ शेर सुनाती हूँ। बहुत साल पहले मैंने लिखी थी जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। उसी समय की अनुभूति को आप ध्यान में रखिएगा और मेरी ये रचना सुनिए। स्वागत। याद कोई करता है, हिचकियाँ बताती हैं। याद कोई करता है, हिचकियाँ बताती हैं। कौन पास कितना है, कौन पास कितना है, दूरियां बताती हैं। कौन पास कितना है, दूरियां बताती हैं। और ये शेर सब श्रोताओं के नाम कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे। दिल की बात आँखों की खिड़कियाँ बताती हैं। दिल की बात आँखों की खिड़कियाँ बताती हैं। और रात भर जगी है रात भर हुई बरसात। क्या बात है। बहुत महसूस करके सुनिए ये शेर। कि रात भर जगी है रात भर हुई बरसात। रात भर जगी है रात भर हुई बरसात। शब के राज को चटकी, शब के राज को चटकी चूड़ियाँ बताती हैं। शब के राज को चटकी चूड़ियाँ बताती हैं। और आज भी तड़पता है
दिल किसी की यादों में, कि आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में, आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में। ये किताब में रखी, ये किताब में रखी चिट्ठियाँ बताती हैं, ये किताब में रखी चिट्ठियाँ बताती हैं। और थोड़ा अलग सा शेर है ये कि जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है, कि जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है, जुल्म के खिलाफ उठती मुट्ठियाँ बताती हैं, जुल्म के खिलाफ उठती मुट्ठियाँ बताती हैं। और जो सीमा पर हमारे सैनिक भाई तैनात होते हैं और उन्हीं के श्रम के कारण हम लोग सारे उत्सव मना पाते हैं, बड़े खुशहाली के साथ जिंदगी जी पाते हैं, उनके नाम एक शेर करती हूँ, सुनिएगा कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, बहुत बढ़िया, कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, सरहदों पे बहनों की, सरहदों पे बहनों की राखियाँ बताती हैं, सरहदों पे बहनों की राखियाँ बताती हैं। याद कोई करता है हिचकियाँ बताती हैं, कौन पास कितना है दूरियाँ बताती हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे डॉक्टर कीर्ति काले जी। सतमोला कवियों की चौपाल में आज बहुत ही मुझे आनंद लग रहा है कि मेरे बहुत पुराने साथी, अभी काफ़ी टाइम से आप दिल्ली से बाहर थे, जब दिल्ली आए तो दिल्ली में मैंने इनके लिए खोज में इनके लिए लोग लगाए, बड़े मुश्किल से ढूंढ करके हमारे नज़दीक हमें प्राप्त हुए बहुत ही हास्य व्यंग के श्रेष्ठ प्रतिमान एक बेहतरीन कवि जिनका नाम होता है राकेश सोनी। राकेश सोनी जी के लिए मैं अपने चाचा जी राजेंद्र राजा जी की कुछ पंक्तियां निवेदित करते हुए उनको आह्वान करना चाहूँगा कि हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, यानी कि हीरे को कांच समझ नाली में डाल दिया। फिर भी भैया जी ने हार न मानी, झट पान की दुकान लगा ली। ये देख मेरी धर्म पत्नी बड़े दुखी स्वर में बोली, देखो जी भैया जी देश की सत्ता कोठी बंगला कार से चलाते थे और आज पान की दुकान लगा रहे हैं। मैंने कहा अरे बेवकूफ, कि पहले भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगाते हैं। चूना लगाने के लिए राकेश सोनी जी। धन्यवाद भाई प्रवीण आर्य जी, बहुत बहुत साधुवाद सतमोला कवियों की चौपाल को, क्योंकि कवि सम्मेलन बहुत हो रहे हैं, कविताओं के प्रोग्राम भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन निरंतर 19 साल से कवि सम्मेलन एक कवि प्रोग्राम का चलना आप रियली साधुवाद के पात्र हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ। भाई साहब बात कर रहे थे चूना लगाने की, तो ये काम मेरा नहीं है साहब चूना लगाने का। चूना लगाने के लिए बहुत से लोग बैठे हैं इस देश में। हमारे देश के माननीय अक्सर जिक्र करते हैं कि 70 सालों में क्या हो रहा है। मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करता हूं कि किस दुनिया में तुम रहते हो, बार बार ये क्यों कहते हो। था मेरा भारत पहले सोने की चिड़िया, सुनो मेरे दोस्त तुझे मैं बतलाता हूँ।
बार बार ये समझाता हूँ, है मेरा भारत अब भी सोने की चिड़िया। हंसता क्यों है मुझ पर नादान ओ अज्ञानी, कह कह कर मैं थका, बात तुमने कब मानी। 70 सालों में क्या क्या हुआ जी कि चिड़िया तो है, पर चिड़िया का हाल हुआ वो मत पूछो तुम। लूट लिया है अंग अंग को और तुम्हें वो लगता है गुम। पंख उड़ गए फुर, घुस गए स्विस खातों में। कुछ लॉकर, कुछ तिजोरियों, कुछ गिने चुने हाथों में। बहुत बढ़िया। चोंच लुटी सट्टे के अंदर, आंख ले उड़े उसकी तस्कर, और कुछ काला बाजारी कर कर जमाखोर मूंडे उसका सर। क्या बात है। धड़ आंतें और जिगर लूट कर भरे हुए उनके तहखाने, और कहूँ कितने अफसाने, मेरी बातें तेरी समझ नहीं आएंगी। जाकर देख भ्रष्ट अफसर के घर पर लल्लो, टांगे उसकी वहीं फुदकती दिख जाएंगी। बहुत बढ़िया। बाकी बची खुची चिड़िया को भ्रष्ट नेताओं ने लूटा। नाखूनों से नोची गर्दन दिखा रहे हैं तुम्हें अंगूठा। इसी अंगूठे को दिखलाकर, वादों से तुमको बहलाकर, फिर कहते दोहराते फिरते, गिरते पड़ते मरते गिरते। था मेरा भारत पहले सोने की चिड़िया। सुनो मेरे दोस्त तुझे मैं बतलाता हूँ, बार बार ये दोहराता हूँ, है मेरा भारत अब भी सोने की चिड़िया, है मेरा भारत अब भी सोने की। बहुत क्या बात। बहुत अच्छे राकेश सोनी जी, आपकी शानदार रचना पे मुझे भी एक सिंहावलोकन याद आ गया जी कि खादी खादी से मतलब है गांधी, गांधी चला स्वदेशी, आंधी आंधी ने वो कर दिखलाया, दिखलाया ही नहीं सिखाया। सिखाया वस्त्र स्वदेशी पहनो, पहनो भाई पहनो, बहनों बहनों के कर चरखा गूंजा, गूंजा बन ईश्वर की पूजा, पूजा का कुल भारत, आदि आदि नहीं पहनाई खादी। लंबा सिंहावलोकन है और लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम सतमोला कवियों की चौपाल में हम बढ़ चले हैं ऐसे व्यक्तित्व की ओर जिसका नाम होता है हरिओम कौशिक। आजकल एक मुद्दा बड़ा छाया हुआ है देश की संसद में भी और देश में भी कि हरियाणा जो काफी समय तक सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक रहा करती थी वो झुलस उठा। लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव का नैतिक दायित्व केवल हिंदुओं पर हो अथवा अगर हम कहें कि वह एक पक्षीय हो, वो नहीं होगा। अनेक वर्षों से नहीं, अनेक सदियों से मेवात एक नासूर रहा है, नूह नासूर रहा है। मेवात नूह यहाँ तक वो गुरुग्राम तक वो हिंसा फैली और वो एकदम तो थी नहीं। मोनू मानेसर हो, चाहे किसी प्रकार के ये चरित्र रहे हों और मुल्ला मौलवियों के खतरनाक पिट हों, उसने आग झुलसाने का काम किया। इसी प्रकार के घटनाओं को लेकर के एक फिल्म आई मेवात वेब सीरीज और उसके प्रोड्यूसर, निर्माता, निर्देशक, कथाकार हरिओम कौशिक जी हमारे बीच में। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। सबसे पहले मैं हरिओम कौशिक जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो फिल्म मेवात है इसकी स्टोरी लाइन बताने की कृपा करें कि ये क्या है, क्या इसका कनेक्शन जो आज नूह में हुआ उससे आप देखते हैं क्या? जी, ये बेसिकली मैं इसका निर्माता हूँ और निर्माता का यही होता है कि ऐसे कंटेंट पे पैसा लगाया जाए जिसको लोग देखना चाहते हैं और जो सच के करीब हो। और इसके जो राइटर डायरेक्टर हैं वो मेवात से ही हैं और वारिस नाम है उनका, और उन्होंने इस वेब सीरीज़ को स्टेज ऐप के लिए वहाँ पे रिलीज़ किया, बनाया। तो यही होता है कि देखो हमारी लाइन में क्या होता है कि ऐसे विषय को चुनो जो कि सार्थक और समाज को उस सच्चाई के नज़दीक लेकर जाए। तो मेवात साइबर क्राइम के नाम से जाना जाता है और फ्रॉड के नाम पे जाना जाता है, तो उसी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है। और उसका एक दूसरा पक्ष भी है, जो लड़का वारिस मुस्लिम लड़का है और वहाँ के मुस्लिम एक्टर बहुत प्यारे लोग, बहुत अच्छा अभिनय, बहुत अच्छी टीम बनी, लेकिन
वहाँ पे एक बहुतायतता जिसको बोलें, या फिर बहुत सारे ऐसे निकम्मे नकारा लोग कहूँगा जिनको, जो इससे अच्छे कामों को छोड़कर जितने भी काम बचते हैं उनको सिरे चढ़ाते हैं, और उस वजह से जो अच्छे जो लोग हैं मेवात के, उनके ऊपर भी कलंक लगता है। तो मैंने तो बड़ा आग्रह किया, और मेरा तो ये मानना है कि जो अच्छे लोग हैं उनको, वो जो फ्रॉड करते हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, उनको बिठाकर उनको पीटना चाहिए पहले तो, कि उनकी वजह से पूरा मेवात बदनाम हो रहा है ना। सरकारों और हम जैसे बाहरी लोगों को तो बाद में जाना चाहिए कि चाहे वो परसेंटेज 1 हो, चाहे 99 हो, चाहे 100 हो, वो जितनी भी है, तो उनकी वजह से अगर कलंक लग रहा है तो दायित्व तो बनता है वहीं के लोगों का कि वो उनको बताओ, समझाओ, और वो कहते हैं ना साम दाम दंड भेज दो, भी जो भी अपनाना अपना कर उनको सुधारो। उनकी वजह से देखो आज कितना बड़ा हर एक मुस्लिम आज शक के दायरे में है। तो मुझे लगता है कि, और फिल्मकार का तो देखो यही होता है कि वो ऐसे विषय को चुनते हैं जिसको, जो आज तक देखा ना गया। तो मेवात में आज तक ऐसी कोई ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये बात है कि कुछ शरारती तत्व और जो खाली दिमाग शैतान का ऐसे लोग पूरी कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, लेकिन जो ऐसे अच्छे लोग हैं, क्या ऐसे अच्छे लोग वारिस भाई जैसे ऐसे अच्छे लोग नू हिंसा का विरोध भी करते हैं क्या? ऐसा आपको प्रतीत हुआ? वो कम है, पता नहीं पिछले दिनों ऐसा क्यों हुआ कि फिर जिनकी वजह से सारा कांड हुआ उनको गलत कहने वाला कोई है ही नहीं मेवात में। वो पता नहीं क्यों चुप्पी खींच जाते हैं, जबकि मुझे लगता है जैसे अपने गांव में चोरी हो जाती है, वो पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है जब पुलिस आती है तो सब लोग मिलजुल के कहते हैं ये चोर था भाई, इसको दंड दिया जाए। वहाँ उल्टा होता है, वो छुपाते हैं। तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, आपको एकदम से जो दोषी लोग उनको फ्रंट पर लेकर जाओ। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा रियो भाई, क्या आपकी जो मेवात सीरीज है उसका विस्तार करने का एक अच्छा अवसर नहीं है? देखो मेरा व्यक्तिगत ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि ऐसा कोई मेरी सीरीज से, हमारी सीरीज से ऐसा कोई बाउंड्री मचे, लेकिन सच्चाई है, सच्चाई तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और ये हमने 1 साल पहले बनाई थी, अभी शायद पार्ट 2 बन सकती है। स्टेज ऐप के साथ हमारी मीटिंग होनी है। तो बिल्कुल आपने जो पूछा ना कि आज तक वहाँ पे फिल्में नहीं बनी, बहुत कम ना के बराबर, तो वह अनछुए बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं। तो हाँ, जब ये बनाई तो मेरे को भी धमकी आई कि भाई तुम लोग हमारी इमेज ख़राब कर रहे हो, तुम लोग मतलब ऐसी हमारी चीज़ें क्यों बना रहे हो। जब मैंने कहा कि भाई ऐसे गलत तो बना नहीं रहे, आंकड़े हैं, न्यूज़पेपर है, न्यूज़ है, और आप ही के लोग, मतलब सारी चीज़ें हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ हरिओम भाई कि ये संयोग नहीं मानेंगे लोग, क्योंकि मेवात पहले से बड़ा शांत था। आपकी फिल्म के आने के बाद ये एक बोलते ना उद्वेग उत्पन्न होना, और जैसे कि वो फिल्म मेवात फिल्म से जो उनकी वही वाली बात है कि लोगों ने धमकियाँ भी दी। तो खैर हम बात करते हैं फौजा फिल्म की। फौजा फिल्म से बहुत मैंने देखा कि आपके उस फिल्म के बहुत टीजर बड़े पसंद किए गए। फौजा के बारे में बताने का। जी, मतलब हर एक एक्टर के कुछ विशेष प्रोजेक्ट होते हैं उनकी लाइफ में, उसमें से एक मेरा फौजा फिल्म रही है, और वो पिछले दिनों थिएटर में काफ़ी लंबे समय तक चली है, और एक फौजी की लाइफ के ऊपर आधारित थी। लोगों ने बड़ा प्यार दिया, और मैं सौभाग्य था कि मैं फौजा टीम का हिस्सा रहा, उसमें एक्टर रहा और क्रिएटिव डायरेक्टर रहा। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि मैं उसमें विलन था। मेरे को गुंडा बनाया गया उसमें। जो हीरो और हीरो की फैमिली थी उसको मैं पूरी फिल्म में परेशान करता हूँ। तो ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन एक्टर के लिए मुझे लगता है आपके साथ ही हमारे मित्र आरपी शर्मा, आरपी भाई, हाँ, वो खुद भी अभिनेता है, वो आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। तो बधाई आपको कि आप ऐसे टॉपिक ले रहे हो जिससे समाज में क्रांति लाई जा सकती है, समाज को एक दिशा दी जा सकती है कि क्या गलत है और क्या सही है। एक बात मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आज का यूथ जो है वो सारा सोशल मीडिया पे बहुत हावी है, वेब सीरीज़ बहुत देखता है। तो वेब सीरीज़ में आजकल, क्योंकि मैंने एक देखी थी उसके बाद मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई वेब सीरीज़ देखने की, कारण ये है कि उसमें जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्या ये आवश्यक है कि उस भाषा का प्रयोग किया जाए, गाली गलौज का प्रयोग किया जाए? क्योंकि हमें अपना गुस्सा दिखाने का तो कई तरीके हैं, बॉडी लैंग्वेज है, कुछ मतलब अगर कोई डांट के
चुप भी कर बोल दे तो भी एक कम्युनिकेट होता है कि आप उससे गुस्सा हो। गाली गलौच आजकल ज्यादा हो गई है। तो ऐसा क्यों है, क्या ही बहुत जरूरी है क्या? मुझे तो सार्थक बातचीत आरपी भाई आपने की है। जी, जी। और अब हरियाणवी सिनेमा में हम लोग लगे हुए हैं हर दिन। मेरी अभी भी एक 25 तारीख को स्टेज पे वेब सीरीज आ रही है ऊपरी हवा, आप लोग देखना। लेकिन जैसे आपको दारू की लत दिलवाता ना, एक सर्कल होता है जो ये सब धूम्रपान करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज थोड़ा सा पैक दे दिया, कल थोड़ा सा उसकी मात्रा बढ़ाएंगे, उसकी लत डाल देते हैं। तो ये जो वेब सीरीज खासकर उन लोगों ने ना धीरे धीरे शुरुआत की, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी गालियाँ दी, थोड़ी थोड़ी नग्नता दिखानी शुरू की और उसकी मात्रा बढ़ाते गए। अब हमारे बच्चे, हमारे भी बच्चे, हमारे यार दोस्त और छोटी एज के जो छोटे भाई बहन हैं, उनको उस चीज़ की लत पड़ गई और ये बहुत ही बुरा दौर में जाने वाले हम लोग सिनेमा की वजह से। तो मुझे लगता है जो बुद्धिजीवी जितने भी लोग, उनका दायित्व बनता है कि इस चीज़ को रोका जाए। रोका ना जाए तो क्या करना चाहिए? वो कहते हैं कि लकीर खिंची हुई है, उसको मिटा नहीं सकते, लेकिन क्या करें, तो उसके साथ में बड़ी लकीर। तो हमारा दायित्व बनता है फिल्म मेकर के नाते कि हमें अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए। अब मैं हरियाणा की बात करूँ, आप ही की बात में, हरियाणा को बॉलीवुड में बहुत ही नेगेटिव तरीके से दिखाया जाता है। हमारे पुलिस वालों को करप्टेड दिखा, हरियाणा के भाई कित का है नो यूं दिखाते वो करप्टेड है, वो पैसे खींचता है, हरियाणा का कैरेक्टर विलन ही होगा, हरियाणा की माँ अपनी बेटियों को मारती है, ऐसा नहीं है। तो वो बना दिया बॉलीवुड ने। एक बार अगर मैं बोलता हूँ मुंबई में, हमें हरियाणा से, अरे यार तुम्हारे तो लड़कियों को उठा लेते हैं, नहीं उठाते भाई, हमारे यहाँ कोई नहीं लड़कियों को उठाता। मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी भी है, कोई नहीं उठाता ऐसे। तो धीरे धीरे ना ऐसा क्या बोलते हैं, विमर्श नैरेटिव खड़ा कर देते। तो ऐसे तो ये बड़ा डरावना दौर होता है। तो उसमें आप ना बस इस तरीके की बातें ना करके ग्राउंड पे उतरे और अच्छा काम करें। हरिओम भाई, अभी हाल ही में आपने एक फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था शायद रोहतक में, हिसार। तो आप, जैसे हम हरियाणा में फिल्मों की बात करते हैं, तो आप हरियाणवी फिल्में पर आप क्या भविष्य देखते हैं? आपकी इसमें क्या भूमिका रहने वाली है? वो जो फेस्टिवल था हिसार में, भारतीय चित्र साधना का, जो राष्ट्रीय स्तर पे फेस्टिवल करती है हर 2 साल में, तो इस बार उन्होंने छोटा हर स्टेट का हिसार में किया। और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे उसमें मेन उस टीम में रखा गया कि फ्रंट पे आप रहोगे। तो हमने फिल्में मंगवाई और वही है कि हमने आह्वान किया कि साफ़ सुथरी अच्छी फिल्में हो, तो बहुत मात्रा में हमारे पास फिल्में आई और शॉर्ट फिल्में आई। तो अभी उसका बड़ा आयोजन होने वाला है पंचकुला में। आपको निमंत्रण आएगा फरवरी में, हाँ, भारतीय चित्र साधना का। तो हमारा मेन मोटिव है कि अच्छी भारतीयता को दिखाने वाली, दर्शाने वाली फिल्में आप हमें भेजें। पिछली बार ये फेस्टिवल भोपाल में हुआ था, जिसकी फिल्मों की संख्या 1000+ थी। तो हमें लगता है इस बार शायद मेरे ख्याल से इफ्फी के समकक्ष जाके खड़ा हो गया। बहुत बड़ी बात, और क्वालिटी वाइज भी। और साथ ही में हरियाणा में एक ऐप आई है, स्टेज ऐप, जिसने इतना कंटेंट बनवा दिया साहब कि हर डिस्ट्रिक्ट में फिल्में, वेब सीरीज बन रही है बहुत आयता के साथ। उन्हीं को देखते हुए, जो हरियाणा में पैसा बहुत है हमारे यहाँ, और जैसे गुड़गांव है, रोहतक है, भरे पड़े हैं, और हमारे जाट भाई तो इतने पैसा है पूछो मत। तो उनको स्टेज ऐप पर कंटेंट बनने लगा, लोगों ने प्यार देना शुरू किया, तो उन लोगों ने इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स आए। अच्छा, क्या ऐसा लगता है कि जैसे अब वेब सीरीज बनने लगी हैं, अब तो मेरे ख्याल से OTT एंट्रीज अभी आनी शुरू हुई हैं, वो शायद इफ्फी में भी आएंगी और चित्र भारती में भी। इसके लिए भी एक अलग सेक्शन बनाया जाएगा? नहीं बन रहा है तो बनना चाहिए, देखो, क्योंकि मुझे लगा फिल्मों से ज़्यादा वेब सीरीज बनने लग रही है, तो इसके ऊपर तो बिल्कुल अभी मैं एक है ना, क्योंकि ध्यान आ रहा है कि मैं देखता हूँ नजर बट्टू बड़ा चल रहा है, वो उसमें बहुत शानदार कॉमेडी भी है और मोटिवेशनल चीज़ें भी हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप भी कोई ऐसी नई वेब सीरीज लेके आ रहे हो? देखो, हमारा तो विषय चुनते हैं, जैसे पुलिस वालों पे हमने काम किया, अभी मेरी 2 सीरीज़ आनी है जिसमें मैं पुलिस मेन किरदार में हूँ। तो विषय देखो, ऐसा जो समाज को एक दिशा और दशा दे, वैसा ही काम करना चाहिए। तो अगर ऐसा हमें लगा टॉपिक, तो बिल्कुल उसको रातों रात शुरू कर दिया जाएगा। अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अपना बैड बॉयज़ भिवानी, तो हाँ, अभी 19 तारीख से उसका शूट शुरू है। तो आप लोग आइएगा सेट के ऊपर। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में ये थे हरिओम कौशिक जी, और हरिओम कौशिक जी के बाद जो सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है इस शो के लिए, मैं उसको एक अचीवमेंट कहूँगा कि हमारे शो के साथ जहाँ फिल्मकार और कलाकार
कविता के पारखी कवि साहित्यकार हमारे बीच में सुप्रसिद्ध शिक्षाविद समाजशास्त्र के आप प्रोफेसर हैं, आपका विषय समाजशास्त्र है और आप अनेक साहित्यकारों के आप प्रेरणा स्रोत हैं। आप हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आज आपने देश भर से पधारे दूरस्थ क्षेत्रों से, सुदूर क्षेत्रों से हमारे बीच में कवि लोग पधारे। आपने, हरिओम कौशिक जी ने, डॉक्टर कीर्ति काले जी ने, आरती शर्मा जी ने, राकेश सोनी जी ने, आप सब लोग ने संयुक्त रूप से नवगीतकार, नवांकुरों सबको आपने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी बहुत आभारी है। मैं प्रोफेसर संजीव शर्मा जी से आग्रह करूंगा, आप नए बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। संजीव शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं अपने मित्र श्री प्रवीण आर्य जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सबके बीच में आने के लिए, और इस बात के लिए बधाई देता हूं कि 18-19 वर्ष तक एक ही कार्यक्रम को चलाया जाना, निरंतर निर्बाध, और उसमें लोगों की रुचि बनाए रखना, वैविध्य भी बनाना और विषयों में भी एक विविधता लाना, ये सब संभव किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे ये भी देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि देश के विभिन्न भागों से नए रचनाकार इस कार्यक्रम से संबद्ध हो रहे हैं निरंतर, और उसमें स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हर आयु वर्ग के हैं। ये विविधता बनाए रखते हैं आप। भारत की विविधता है, ये भारत की पहचान भी है, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। भारत की संस्कृति सभ्यता संसार में सबसे पुरानी है और हमने संसार में सबसे पहली कविता गाई है। ऋग्वेद ऋषियों की कविताएं हैं जो उन्होंने प्रकृति की प्रार्थना में लिखी हैं। आदि कवि वाल्मीकि ने तो क्रौंच वध से पीड़ित होकर, दुखी होकर ये कविता लिख दी और आदि कवि हो गए। और आज देखिए इतने वर्षों बाद भी हमारा सामाजिक जीवन बिना कविता के नहीं है, कोई विज्ञापन बिना कविता के नहीं है, कोई हमारे त्योहार बिना गीत कविता के नहीं हैं। हमारे सुख दुख के सभी अवसरों पर हम कविता गाते हैं। तो वेद का ऋषि कहता है कविर मनीषी परिभू स्वयंभू। कवि मनीषी होता है, परिभू संसार भर के को देखता है, और स्वयंभू होता है, स्वयं अपने आप में व्यक्तित्व है, स्वतंत्र है। तो ऐसे कवियों से भी आपने आज मेरा परिचय कराया, बहुत सारे लोगों को सुनने को मिला, और बहुत सारे ऐसे नए कवि जो लिख रहे हैं उनको जानने को मिला। मैं एक बार पुनः प्रवीण जी का आभारी हूँ। और एक बात कहता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ इसलिए विशेष रूप से कि कई बार हम शिक्षा के क्षेत्रों में साहित्यिक गतिविधियों को शिक्षणेतर गतिविधि कहने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक्स्ट्रा करिकुलर। एक्स्ट्रा करिकुलर का मतलब है शिक्षण से अतिरिक्त। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक अच्छा काम किया है कि अब एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कहते हम उसे भी शिक्षण का ही माध्यम और अंग मानते हैं। इसलिए, और जो अभी हरिओम जी ने कहा भारतीय चित्र साधना की ओर से जो काम हो रहा है, ये भी भारत के संस्कार को आधुनिकता के साथ जोड़ने का काम है। इसलिए तकनीक, प्रौद्योगिकी हमारी सहायता करे, लेकिन संसार के सबसे पुराने देश और सबसे पुरानी संस्कृति के भावों को जीवित भी रख सके। वेद कहता है सा संस्कृति विश्वा प्रथमवारा, वह विश्व की पहली संस्कृति है। तो हम विश्व की पहली संस्कृति आज विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति बनने की ओर जा रहे हैं। हम विश्व गुरु रहे हैं, अब पुनः विश्व गुरु बनने की ओर प्रयास कर रहे हैं। तो सभी क्षेत्रों में हमारे लोग प्रगति करें, श्रेष्ठ भारत, समर्थ भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत बने। इसी प्रार्थना, इसी कामना के साथ पुनः एक बार सतमोला कवियों की चौपाल के इस कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, और भाई प्रवीण आर्या जी को इस बात के लिए धन्यवाद, साधुवाद देता हूं कि मुझे इस सबसे जोड़ने का अवसर प्रदान किया। क्या बात। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर संजीव शर्मा जी। आप पूर्व में कुलपति आप रहे हैं महात्मा गांधी विश्वविद्यालय मोतीहार के, और अनेक साहित्यकार
आपकी प्रेरणा से पल्लवित हुए हैं और मैं प्रभु से कामना करता हूं कि सतमोला कवियों की चौपाल और साहित्यकारों को, कवियों को आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। अब समय हो गया है सतमोला कवियों की चौपाल में एक अल्प विराम का। अल्प विराम के बाद मिलते हैं सतमोला कवियों की चौपाल में प्रशांत अवस्थी, प्रबल पोतदार और हेमंत शर्मा के साथ। मिलते हैं एक अल्प विराम के बाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। अभी तक आप सुन रहे थे भारत के बड़े और प्रसिद्ध ऐसे कवियों को जिन्होंने देश में और विदेश में अपनी कविताओं से देश का परचम ऊंचा उठाया है और साहित्य के एक बहुत बड़े ध्वजवाहक हैं। और अब मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा अपने देश के विभिन्न स्थानों से आए हुए ऐसे कवियों को, रचनाकारों को, कवित्रियों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, अपनी विधा में बहुत अच्छा लिखा है और स्थानीय रूप में और प्रदेश स्तर पर काफ़ी नाम किया है। इन्हें आप सुने और सराहें। इसी क्रम में सबसे पहले मैं प्रस्तुत करूंगा शामली से आई हुई रेखा चौहान जी को। आप लेखन के साथ साथ सोशल वर्क करती हैं और करीब पिछले 5 वर्ष से लिख रही हैं। विभिन्न विषयों पर कविताएं लिखती हैं और काफ़ी अच्छा लिखती हैं। स्थानीय स्तर पर और जिला स्तर पर काफ़ी इनकी कविताएं पसंद की जाती हैं, तो इसीलिए आप सबके सामने इनको प्रस्तुत करते हैं। और आज जो प्रस्तुत करेंगे ये एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप इनके भजन को सुने और यदि अच्छा लगे तो निश्चित रूप से हमें बताएं और सराहें। मंच को नमन। और मैं आज पेश करूंगी एक आदिशक्ति विभिन्न रूपों में माता का भजन, तो सुनिए। ओ मेरी मैया, ओ मेरी मैया, पार लगा दो मेरी नैया, पार लगा दो मेरी नैया। सत्य सत्य शीश झुकाऊं, बहुत अच्छी प्रार्थना, बहुत अच्छी प्रार्थना। बार करूं परिणाम, बार बार करूं परिणाम। तेरे चरणों में बिछ बिछ जाऊं, बार बार करूं परिणाम, बार बार करूं परिणाम। ओ मेरी मैया, ओ मेरी मैया, पार लगा दो मेरी नैया, पार लगा दो मेरी नैया। अच्छे शब्द। माँ मेरी बन कर आई, माँ ने दुनिया दिखलाई। माँ मेरी बन कर आई, माँ ने दुनिया दिखलाई। ओ मेरी मैया, ओ मेरी मैया, पार लगा दो मेरी नैया, पार लगा दो मेरी नैया। दुर्गा काली कहलाई, कन्या रूप धरी आई। दुर्गा काली कहलाई, कन्या रूप धरी आई। जय माँ, जय माँ। पाप की हस्ती मिटाई, पाप की हस्ती मिटाई। ओ मेरी मैया, ओ मेरी मैया, पार लगा दो मेरी नैया, पार लगा दो मेरी नैया। शारद रूप में मैया, ओ मेरी मैया, कंठ की करे रखवाली, कंठ की करे रखवाली। ओ मेरी मैया, ओ मेरी मैया, पार लगा दो मेरी नैया, पार लगा दो मेरी नैया। वैष्णो रूप में मैया, ओ मेरी मैया, सृष्टि की करे रखवाली, सृष्टि की करे रखवाली। कल कल बहती जलधारा, गंगा रूप में प्यार सिखाया।
कल कल बहती जलधारा, गंगा रूप में प्यार सिखाया। अच्छा चित्रण, अच्छा चित्रण। गोरी रूप में प्यार सिखाया, लक्ष्मी रूप में प्यार सिखाया। ओ मेरी मैया, ओ मेरी मैया, पार लगा दो मेरी नैया, पार लगा दो मेरी नैया। सत्ती सत्ती शीश झुकाऊं, बार बार करूं प्रणाम, बार बार करूं प्रणाम। ओ मेरी मैया, ओ मेरी मैया, पार लगा दो मेरी नैया, पार लगा दो मेरी नैया। मेरा एक मुक्तक छोटे से 2 लाइनें हैं। अरे तो देख लिया है। हाँ। उड़ गई नींदें, उड़ गई नींदें, दिलों के सुकून खो गए, दिलों के सुकून खो गए। आज़ादी का अमृत, आज़ादी का अमृत पी रहे भारतवासी, आज़ादी का अमृत पी रहे भारतवासी। भारत माँ की रक्षा में, भारत माँ की रक्षा में बुझ गए दीपक कुल के, बुझ गए दीपक कुल के। न जाने कितनी माँओं के बेटे सरहद पर सो गए। धन्यवाद। ये थी रेखा जी, जिन्होंने शामली से आके बहुत अच्छी तरह से एक रचना प्रस्तुत की, जिसमें कि माँ के विभिन्न रूपों का वर्णन किया था और माँ की आराधना की, और उसके पश्चात देश प्रेम का मुक्तक सुनाया। आप इनकी रचनाओं को सुनेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा लगेगा, इनका उत्साहवर्धन करें। और इसके बाद में मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से आई हुई पल्लवी गर्ग जी को, पल्लवी गर्ग जी एक शिक्षाविद हैं, अपने विद्यालय चलाती हैं और एक अच्छी लेखिका इस रूप में हैं कि इनकी काफ़ी रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं में छप चुकी हैं, और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो कि ऐप के माध्यम से और ऑफलाइन संस्थाओं के माध्यम से अपनी कविताओं का प्रचार प्रसार करती हैं, अच्छा लिखती हैं। और आज ये एक ऐसी कविता सुनाएंगे जिसमें कि संप्रेषण की तकनीक, यानी कि कम्युनिकेशन टेक्निक्स चेंज होने पर किस प्रकार भाव बदलते हैं। पहले पत्रों के समय से आज मोबाइल आ गया है, SMS आ गया है, विभिन्न तरह तरह के उपकरण आ गए हैं, तो कैसा एक कवि महसूस करता है, आप लोग सुने, सराहें। प्रस्तुत हैं पल्लवी गर्ग जी। प्रेम के बीच से फलती है कविता, प्रेम के बीच से फलती है कविता, पीड़ा की अनुभूति से निखरती है कविता। जिसका जीवन से नाता हो जैसा, उसके कलम से वैसी ही झरती है कविता। वाह वाह। यादों की रिमझिम भिगाती, रिझाती, सिझाती, यादों की रिमझिम भिगाती, रिझाती, सिझाती। छटाक भर गीलापन, बूंद भर अपनापन, मन भर सूनापन देकर रीत जाती। वाह वाह। ऐसी ही यादों की फुहारें बरसाती है जो कविता मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। अंतर्देशीय पत्र। नीले कागज़ की खुशबू खूब भाती थी, नीले कागज़ की खुशबू खूब भाती थी। 8-10 नीले रंग के कागज़ मैं भी डाकघर से ले आती थी। एक दिन में ही सबको रंग बिरंगी स्याही से रंग जाती थी। तब मैं चिट्ठी लिखती थी, खूब लिखती थी। सबके राज गुनती, उत्तर का इंतज़ार करती। कभी कभी उत्तर आने से पहले ही दूसरी लिख देती थी। ताऊ, चाचा, बहन, भाई, मौसी, दोस्त सबकी याद करती थी। तब मैं चिट्ठी लिखती थी, खूब लिखती थी। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर दोपहर डाकिया चाचा का इंतज़ार करती थी, हर दोपहर डाकिया चाचा का इंतज़ार करती थी। रोज़ किसी ना किसी की चिट्ठी लेकर वो आते और चिट्ठी देते वक्त कहते, कितना कागज़ और स्याही इस्तेमाल करती हो, तुम कितना पैसा बर्बाद करती हो। उनकी बात हंसकर टाल जाती थी। पहले ऊपर की लिखावट से लिखने वाले का नाम पहचानने की कोशिश करती, बाद में उलट के नाम पढ़ती थी। तब मैं चिट्ठी लिखती थी, खूब लिखती थी। आगे की पंक्तियों पे ज़रा गौर फरमाइएगा। जी, स्वागत है आपका। नीले रंग का कोना, नीले रंग के कागज़ का कोई भी कोना कोरा नहीं छूटता था। कितना कुछ पूछना बताना होता था। कितनी बार अपनी बातें कोने पर लिखकर उनको इधर उधर घुमाना होता था।
अलग अलग दिशा में चिट्ठी को घुमाकर उन बातों को पढ़ना होता था। कभी कभी चिट्ठी पढ़ना भी एक पहेली बूझने जैसा ही हो जाता था। धीरे से अंतर्देशीय ने लिफाफे का रूप धरा। जब अंतर्देशीय से लिखना बंद हुआ तो लिफाफे के अंदर लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिख के भेजने का दौर चला। जी, अपग्रेड हो गया वो। अपग्रेड हो गया वो। धीरे धीरे अंतर्देशीय ने लिफाफे का रूप धरा। फिर ज़्यादा विस्तार से चिट्ठी लिखने का दौर चला। चिट्ठियों में ही लंबी लंबी चर्चाएं हो जाती थीं। चिट्ठियों में ही लंबी लंबी चर्चाएं हो जाती थीं। जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म तक की यात्राएं हो जाती थीं। दिल टूटते भी थे, जुड़ भी जाते थे। दिल टूटते भी थे, जुड़ भी जाते थे। चिट्ठियों के धागे से सब बन जाते थे। अच्छा चित्रण, अच्छा चित्रण आपका। शुक्रिया। घर के बाहर जब तक रही, हॉस्टल में थी तो घर के बाहर जब तक रही तब तक एक चिट्ठी मेरे पास रोज़ आती थी। वो मेरे दादा, मेरे पिता की होती थी। शहर भर की, घर भर की, अखबार तक की सारी खबरें मुझ तक रोज़ पहुंच जाती थीं। फिर वो दौर ख़त्म होने लगा। कागज़ बचाओ का आंदोलन चलने लगा। बातें फ़ोन पर होने लगी। चर्चाएं औपचारिकताओं में बदलने लगीं। विडंबना है ये। धीरे धीरे बात होना भी कम हो गई। दुनिया अदृश्य दायरों में सिमट गई। अब कभी कभी ही लोगों से बात होती है। हाँ, दुआ सलाम चाहे अनचाहे रोज़ ही होती है। तकनीक ऐसी हो गई है कि व्हाट्सएप के थ्रू सब चलता है। जी जी। अब लोगों के बारे में ज़रा कम पता होता है। अब लोगों के बारे में ज़रा कम पता होता है। अपने बारे में भी किसी को ज़्यादा बताने का मन कहाँ करता है। हाँ, कागज़ बहुत बच जाता है। कागज़ बहुत बच जाता है। नीला रंग का कागज़ डाकखाने में रखे रखे बदरंग हो जाता है। स्याही रखे रखे अक्सर सूख जाती है। अब वो चिट्ठी लिखने के काम ज़रा कम आती है। अब वो चिट्ठी लिखने के काम ज़रा कम आती है। बहुत अच्छा। ये थी पल्लवी गर्ग जी, जिन्होंने कानपुर से आके एक ऐसी कविता सुनाई जिस कविता में उनके एक यादों को एक विडंबनाओं का रूप दिया कि यादें किस तरह से हमें कचोटती हैं। सुविधाएं मिलने के बावजूद भी जिन चीज़ों को सुविधाएं उस समय नहीं मानते थे, उनको कविता में पिरोना एक बहुत अच्छी बात है। आप लोग जब इनको सुनेंगे तो सराहेंगे। तो और अब आपके सामने केकड़ी राजस्थान, जो कि अभी नया नया जिला बना है, वहाँ से आए हुए कमलेश शर्मा जी को प्रस्तुत करेंगे। कमलेश शर्मा जी एक अच्छे हास्य कवि हैं और उस क्षेत्र में आपका बहुत नाम है। और आपको जान के खुशी होगी कि ये पूर्णकालिक कवि हैं। एक साहित्य को भी पूरा जीवन इन्होंने दिया हुआ है। तो इनकी जब रचनाएं सुनेंगे आप तो निश्चित रूप से आपके मन में एक व्यंग और हास्य को भी पसंद करने की एक इच्छा जागृत होगी। तो आप सुने इनको। प्रस्तुत हैं, स्वागत है जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ साधना टीवी चैनल का, जिसने मुझे यहाँ मौका दिया है। और मैं हमेशा हास्य की कविता ही करता हूँ क्योंकि मैं पत्नी पीड़ित हूँ। हालांकि मैं ऐसी भी कोई बात नहीं करूँगा जिससे दिमाग पर लोड पड़े। हालांकि लोडेड गाड़ियाँ सभी के घरों में पाई जाती है, जिसे अपन पत्नी भी कह सकते हैं। वाह वाह। अच्छा, मैं पत्नी से बहुत ज़्यादा इसलिए डरता हूँ। अच्छा, पत्नी से तो ज़्यादा मैं मोदी जी से डरता हूँ साहब, क्योंकि वो फैसले फटाफट लेते हैं। उन्होंने नोटबंदी का फैसला लिया तो 8 बजे बाद में नोट बंद, तो दूसरे दिन चले भी नहीं। अभी कोरोना काल में उन्होंने यही कहा था कि जो जहाँ है वो वहीं का वहीं रहे। अब दिक्कत ये नहीं कि उन्होंने फैसला ले लिया, दिक्कत तो ये थी कि उस समय मैं किचन में था। जी अब जी, मोदी जी का फैसला कोई टाल नहीं सकता है। उस दरमियान मेरी वाइफ ज़बरदस्ती चूल्हे में लकड़ी जला के धुआं करे, धुएं से आंखें फूटे और बाहर जाए तो पुलिस वाले कूटे। हालत बहुत ख़राब कर दी और बात मेरी माने नहीं जी। उस समय में भाई साहब मैंने एक कविता का निर्माण किया। जी, दुख में भी आप हास्य देख लेते हैं। स्वागत है आपका। उस समय मेरी ने कविता लिखी थी, परेशान हो गया था किचन के किचन अंदर।
तब मैंने लिखा, हे प्रिय अर्धांगिनी बात बात पर बेजा खाऊनी, हे प्रिय अर्धांगिनी बात बात पर बेजा खाऊनी, मैं कब से बोल रहा हूँ मेरी बात तो सुन। और जैसे ही उसने गर्दन घुमाई तो मेरी बॉडी एकदम सुन। वाह वाह। उसके खतरनाक कैरेक्टर को देखते हुए मैंने फटाफट अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया और जो भी मन के भीतर भाव उत्पन्न हुए उन भावों को मार दिया और हाथ जोड़ करके कहा, हे प्राण प्रिय पारू, वैसे तो आपकी रोज ही आरती उतारूं, पर इस लॉकडाउन के लपेटे में आपके चपेटे में आने के कारण आज की संपूर्ण गृह कार्य को जांच लो। झाड़ू पोछा तो मैंने कर दिए, थोड़े बर्तन आप ही मांज लो। इतना सुनते ही बीवी के तेवर आसमान में नाचने लगे। हम फिर से टीबी के मरीज की तरह कांपने लगे। तो भाई साहब, मन की भड़ास को निकालने के लिए मैंने सासू माँ को फ़ोन लगाया तो उसने नहीं उठाया क्योंकि लॉकडाउन तो उधर भी लगा हुआ था। तो दूसरा फ़ोन मैंने अपने ससुर को लगाया। लगाते ही मेरा नंबर देखा, बेचारे ने तुरंत उठाया। उठाते ही मैंने कहा, हे मेरे विस्फोटक पदार्थ के दानदाता, काश आपकी भावनाओं को मैं जान जाता, उससे पहले आपने मेरे नसीब को फोड़ दिया और मेरी जैसी साइकिल के पीछे आपने गाड़ी राजदूत को छोड़ दिया। राजदूत गाड़ी भी ऐसी कि चले तो हवा में झंडा गाड़ दे और मेरी जैसी एटलस साइकिल का एवरेज तक बिगाड़ दे। तो ससुर जी ने कहा, कंवर साहब कहर मत ढाइए, थोड़ा तो रुक जाइए यार, ये तो विधि का विधान है और आप तो एक पीस ले गए, बाकी अपने तो होलसेल की दुकान। माना कि कवि हो तो मंचों पे जाओ और एक बात ये भी बताओ, देश में बेटियां तो खूब बचा रहे हो, पत्नी के हाथों एक पति को भी बचाओ। पत्नी के बहुत बड़ी वेदना, बहुत बड़ी वेदना, बहुत बड़ी वेदना आपकी। और इन वेदनाओं का जैसे चित्रण किया, वो चित्रण आपका व्यक्तिगत हो सकता है, बाकी लोगों का भी हो सकता है। तो बड़े बहादुर हैं जो कि इन्होंने अपनी व्यक्तिगत वेदनाओं का भी वर्णन किया और आगे और सुनते रहेंगे आप इनको और बार बार सुने। इसके पश्चात मैं अभी देहरादून से आई हुई निर्मला पंत जी को प्रस्तुत करूंगा। आपका उपनाम बबली है, आप शिक्षाविद हैं, आप पिछले 30 वर्षों से कविताएं लिख रही हैं और विशेष बात 2 चीज़ें हैं कि आप कॉन्वेंट में पढ़ाती हैं लेकिन हिंदी से प्रेम है, और विज्ञान की शिक्षिका हैं, उसके बावजूद साहित्य से प्रेम है। तो ऐसी प्रतिभा और ऐसी योग्यता की कवित्री को सुनने के लिए अब हम तैयार होते हैं। आइए, प्रस्तुत हैं। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस बहुत करीब है, माहौल है, तो मेरी कविता उसी से ओतप्रोत है। स्वागत है, स्वागत है। सिर्फ स्वतंत्र या गणतंत्र कह देने से हम स्वतंत्र नहीं हो जाते। सिर्फ गणतंत्र या स्वतंत्र कह देने से हम स्वतंत्र नहीं हो जाते। वास्तविकता में तो तब होते हैं जब इस भावना को हम हृदय से हैं अपनाते। क्यों हम इतने वर्षों बाद भी, आखिर क्यों हम इतने वर्षों बाद भी वही हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे अटक जाते हैं? वाह वाह। आखिर क्यों इतने वर्षों बाद भी हम वही हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे अटक जाते हैं? लोग चिंगारी छोड़ जाते हैं और हम राह भटक जाते हैं। लोग चिंगारी छोड़ जाते हैं और हम राह भटक जाते हैं। और आखिर क्यों, और आखिर क्यों हम इस गंदी मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाते हैं? जानते हैं, असल जिंदगी में तो हर हिंदू का एक मुसलमान दोस्त होता है और हर मुसलमान का एक हिंदू। असल जिंदगी में तो हर हिंदू का एक मुसलमान और हर मुसलमान का एक हिंदू दोस्त होता है। तो मेरी एक बात आज तक समझ नहीं आई कि यदि हम आपस में दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं तो फिर हमारे बीच ये नफरत का बीज कौन बोता है? तो आखिर हमारे बीच ये नफरत का बीज कौन बोता है? जी जी, प्यार भी बढ़ाना चाहिए। जी, मेरे चाहने वाले, मुझे समझने वाले, मेरे चाहने वाले, मुझे समझने वाले, मुझे बेइंतहा प्यार और मोहब्बत देने वाले मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त और बच्चे हैं। मुझे चाहने वाले, मुझे समझने वाले, मुझे बेइंतहा प्यार और इज्जत देने वाले मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त और बच्चे हैं जो भावनाओं में बहुत सच्चे और दिल के अच्छे हैं, जो भावनाओं में बहुत सच्चे और दिल के अच्छे हैं। इन 30 वर्षों के टीचिंग करियर में, इन 30 वर्षों के अनुभव में मैंने उनके प्यार और दुआओं में
मुझे कभी फ़र्क महसूस नहीं हुआ। इन 30 वर्षों के अनुभव में मुझे उनके प्यार और दुआओं में कभी फ़र्क महसूस नहीं हुआ। फिर वो चाहे नीलम की प्रार्थना थी या सलमा के दिल से निकली हुई दुआ, फिर वो चाहे नीलम की प्रार्थना थी या फिर सलमा के दिल से निकली हुई दुआ। जी जी, शिक्षक के लिए बराबर हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम अपनी सोच और मानसिकता न सुधार पाएं, यदि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम अपनी सोच और मानसिकता न सुधार पाएं, तो फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई जैसे गीत ना गाएं। यदि हम समझदार हैं तो, और यदि हम वाकई समझदार हैं तो फिर क्यों लोगों के बहकावे में आ जाते हैं? यदि हम वाकई में इतने समझदार हैं तो क्यों लोगों के बहकावे में आ जाते हैं? समझदारी तो उनमें है ना साहब, समझदारी तो उनमें है ना साहब, जो ईद हो या रमज़ान, होली हो या दिवाली साथ मिलजुल कर मनाते हैं, जो साथ मिलजुल कर मनाते हैं। जब हम धर्म और इंसानियत की, हर धर्म, मेरा ऐसा मानना है कि हर धर्म, हर मजहब इंसानियत की सीख देता है, तो फिर ये अचानक से हमारी बुद्धि कौन हर लेता है? इतने दंगे फसाद, क्योंकि सड़कों में, होटलों में, मॉल में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, आप कहीं जाइए, मैंने इन 30 वर्षों के अनुभव में वो भावनाएं कभी नहीं देखी। तो ये नेता, सुनो भाई, मेरे भाइयों सुनो, मेरे देशवासियों सुनो, ये पार्टी, ये नेता तो आते जाते रहेंगे, ये पार्टी, ये नेता तो आते जाते रहेंगे। आज कुछ तो कल कुछ और कहेंगे, आज कुछ तो कल कुछ और कहेंगे। तुम इनकी उल जलूल बातों में न आना, तुम इनकी हर उल जलूल बातों में मत आना। यदि देश जरूरी है, तुम्हारे दोस्त जरूरी हैं, देशवासी जरूरी हैं, तो थोड़ी सी अपनी समझदारी दिखाना, ध्यान रहे, मेरा अंतिम पैराग्राफ, ध्यान रहे हमें सिर्फ एक जीवन मिला है, ध्यान रहे हमें सिर्फ एक जीवन मिला है, तो क्यों ना कुछ अच्छा सोचें और करें, घड़ा भरना ही है तो पाप से क्यों, थोड़ा कुछ अच्छे कर्म करके भरें। घड़ा भरना ही है तो पाप से क्यों, थोड़ा कुछ अच्छा सोच के और करके भरें। सुनो, इस जाति, धर्म और राजनेताओं के खेल से बाहर आओ। सुनो मेरे दोस्तों, इस जाति, धर्म और राजनेताओं के खेल से बाहर आओ। इंसान होना तो बस और बस इंसानियत का धर्म निभाओ। और मेरी, क्योंकि ये स्वतंत्रता दिवस है, तिरंगा लहराया जा रहा है जगह जगह, तो मैं अपनी 4 पंक्तियाँ उससे ख़त्म करना चाहूँगी। तिरंगा ये मेरे देश की शान है, तिरंगा ये मेरे देश की शान है। मैं जानती हूँ ये मेरे देश की आन और बान है, पर जाने क्यों जब जब ये तिरंगा लहराता है, वक्त कहीं ना कहीं मुझे मेरे शहीद भाइयों की याद दिलाता है। तुम दोनों को भूल पाएं, ऐसा हमारे लिए संभव नहीं कि हम तुम दोनों को भूल पाएं, मगर तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर जाए, ऐसा बहुत कम लोगों के नसीब होते हैं, धन्यवाद। और अब हमारे वीडियो सेगमेंट में हम प्रस्तुत करते हैं उज्जैनी से आई हुई शैलेश तिवारी जी को। आप एक काफ़ी समय से अच्छी कविताएं लिखती हैं, गज़ल लिखती हैं, और आप जब इनको सुनेंगे तो इनकी कविता में एक मर्म पाएंगे, अच्छी कविता का एक गुण पाएंगे। तो आप सुने और इनको सराहें। प्रस्तुत हैं शैलेश तिवारी जी। शैलेश तिवारी का नमस्कार साथियों, और हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर रचना आपके सामने प्रस्तुत है कि तुंग हिमालय पर है सजी हुई हिंदी, तुंग हिमालय पर है सजी हुई हिंदी,
माँ वसुधा के भाल पे लगी हुई बिंदी, तुंग हिमालय पर है सजी हुई बिंदी। माँ वसुधा के भाल पे लगी हुई बिंदी, मात अलकनंदा सी पावन हिंदी। ग्रीष्म ऋतु में जैसे श्रावण सी हिंदी, पुण्य हिमाद्री जैसी शीतल हिंदी। और अबोध बालक सी निश्चल हिंदी, पुण्य हिमाद्री जैसी शीतल हिंदी। और अबोध बालक सी निश्चल हिंदी। अगणित गीतों छंदों और उपमाओं से, अगणित गीतों छंदों और उपमाओं से, अगणित गीतों छंदों और उपमाओं से। भारत तरु पर पुष्पित और पल्लवित हिंदी, अगणित गीतों छंदों और उपमाओं से। भारत तरु पर है पुष्पित पल्लवित हिंदी। आर्यावर्तित अभ्यर्चित अभिमंत्रित हिंदी, आर्यावर्तित अभ्यर्चित अभिमंत्रित हिंदी। आर्यावर्तित अभ्यर्चित अभिमंत्रित हिंदी है सगुण और निर्गुण धारा से जड़ित हिंदी, है सगुण और निर्गुण धारा से जड़ित हिंदी। तुंग हिमालय पर है सजी हुई हिंदी, माँ वसुधा के भाल पे लगी हुई बिंदी। कुछ पंक्तियाँ आपके सामने और प्रस्तुत करना चाहूँगी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर ही, कि हिंदी से हिंद की भाषा है, हिंदी से हिंद की भाषा है, त्याग प्रेम की परिभाषा है। हिंदी से हिंद की भाषा है। और कैसी भाषा है ये हिंदी, कि छंद सोरठों का ये श्रृंगार करती, हर पीढ़ी हिंदी को है प्यार करती। छंद सोरठों का ये श्रृंगार करती, हर पीढ़ी हिंदी को है प्यार करती। मान इसका बढ़ता ही रहे, सम्मान इसका बढ़ता ही रहे, हर दिल की यही आशा है। हिंदी से हिंद की भाषा है, त्याग प्रेम की परिभाषा है। हिंदी से हिंद की भाषा है। और बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कुछ ऐसी रचनाएं जो हमारे समय में भी थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। तो उन्हीं कुछ रचनाओं के बारे में जिक्र करते हुए, कि गद्य की विधाएं हैं कमाल करती, कहीं कविताएं हैं निहाल करती। गद्य की विधाएं हैं कमाल करती, कहीं कविताएं हैं निहाल करती। कहीं दिल छूने वाली है कहानियाँ, कहीं दिल छूने वाली है कहानियाँ, कहीं पुष्प की अभिलाषा है। हिंदी से हिंद की भाषा है, त्याग प्रेम की परिभाषा है। हिंदी से हिंद की भाषा है। और दूसरे देश की भाषा को हम अपनाते जा रहे हैं, वो बुराई नहीं है, लेकिन अपनी भाषा का जुनून हमारे सर चढ़ के बोलना चाहिए। तो जो लोग दूसरी भाषाओं को अपनाकर अपनी भाषा भूलते जा रहे हैं, उनके लिए सुनेगा कि अपनी ही भाषा को गौड़ ना करो, दूजों की भाषा से होड़ ना करो। अपनी ही भाषा को गौड़ ना करो, दूजों की भाषा से होड़ ना करो। कि खुद की छवि को ही मिटाते हो तुमने लगाया क्या तमाशा है। हिंदी इस हिंद की भाषा है, हिंदी इस हिंद की। और अंत में इन पंक्तियों पर हिंदी की महिमा का वर्णन करने का प्रयास किया है कि हिंदी क्या है। सुनिएगा कि हिंदी के सिंहासन का ताज हिंदी है, हिंदी के सिंहासन का ताज हिंदी है। भारत की गरिमा है लाज हिंदी है, भारत की गरिमा है लाज हिंदी है।
जीवन है सागर जहाज हिंदी है, जीवन है सागर जहाज हिंदी है, माता सरस्वती का साज हिंदी है, माता सरस्वती का साज हिंदी है, कि दोहे मुहावरों की जान हिंदी है, प्यास जो बुसाए रस पान हिंदी है, दोहे मुहावरों की जान हिंदी है, प्यास जो बुझाए रस पान हिंदी है, कि कहीं सूरदास के भजन में मिले, कहीं पे मीरा रस खान हिंदी है, कहीं पे मीरा रस खान हिंदी है, कि हिंद के हमारी पहचान हिंदी है, चाहे कुछ कह लें शान हिंदी है, अपनी आन बान और मान हिंदी है, भारत के दिल की जान हिंदी है, भारत के दिल की जान हिंदी है, भारत के दिल की जान हिंदी है, कि हिंदी इस हिंद की भाषा है, त्याग प्रेम की परिभाषा है, हिंदी इस हिंद की भाषा है। जय हिंद। ये थी उज्जैन से आई हुई वीडियो सेगमेंट के माध्यम से शैलेश तिवारी जी। आपकी रचना अच्छी थी, आपको कैसी लगी निश्चित रूप से हमें बताएं और सुनें और सराहें। ये थे हमारे सभी सतमोला कवियों की चौपाल के प्रतिभागी। आपको हमारा ये शो कैसा लगा? सतमोला कवियों की चौपाल में देश भर से पधारते हैं वरिष्ठ कवि, नवांकुर कवि, और ये एक काव्य अनुष्ठान होता है। और 20 वर्ष जब आप हमारा शो देख रहे होंगे, हमारा शो 20वें वर्ष में प्रवेश कर चुका होगा। सतमोला कवियों की चौपाल में यदि आप भी इसके यजमान बनना चाहते हैं, काव्य अनुष्ठान के यजमान बनना चाहते हैं, चाहे आप वरिष्ठ कवि हों, चाहे आप मंचे कवि हों, चाहे आप नवांकुर हों, यह एक जैसे होता है ना, एक संकीर्तन के अंदर, कथा के अंदर सुनने वाले भी होते हैं, सुनाने वाले भी होते हैं, प्रवचक भी होते हैं, यजमान भी होते हैं, और कथा को सुनने वाले जो लोग होते हैं, यदि उनके अंदर हम आध्यात्म की जैसे हम जागृति करते हैं, उसी प्रकार यदि हम कविता को अगली पीढ़ी में अगर नहीं ले जाएंगे, उसका माध्यम होते हैं नवांकुर। ये नवांकुरों की पाठशाला है। आप यहाँ पर अपनी कविता पाठ करते हैं, तो यहाँ से हम कुछ आपको सीखने के लिए हम अपने साथ बिठाते हैं, सेट से अलग बाहर। तो यदि आप इस परिवार के, सतमोला कवियों की चौपाल के बृहद परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं, टीवी स्क्रॉल पर चल रहा है नंबर 9711182183 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल के द्वारा, नॉर्मल कॉल के द्वारा, और आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप भी आनंद प्राप्त करेंगे, हमें भी आनंद प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले रविवार नए कवियों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में।
चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।